हेलो ज़ैन साथियों, आदाब नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29वां है, मैथ का 29वां प्रैक्टिस सेट है। मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा। यदि a बराबर ये दिया हुआ है और b बराबर ये दिया हुआ है तो a यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, a यूनिवर्सल b का मान बताना है क्या होगा। देखो अगर इस तरह से होता है, देखो ये हालाँकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसको एक बार पूरे से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी छोटी-छोटी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में आए, अगर हमारे सामने वो चीज़ ध्यान आ गई तो हम उसको मान लिया अगर तुक्का भी लगाएँ तो लगा सकें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए यूनिवर्सल बी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो कॉमन होते हैं, यानी कि जो इसमें कॉमन होंगे वो होता है कॉमन। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो ये होता है ए यूनियन बी। इसको यूनियन यूनियन क्या होता है? अभी यूनियन तो आप समझ रहे होंगे, यूनियन एक संगठन होता है ना पूरा। तो उसी तरह से यूनियन बोलते हैं इसको, यू की तरह जो बनता है ये। तो ये यूनियन होता है यानी कि सबको मिला करके। अगर ए यूनियन बी का मान होता तो फिर इसमें सारे आ जाते इसमें, यानी कि इसमें कॉमन नहीं आते, फिर सारे आ जाते। यानी कि इसमें से जैसे इसमें 3 है और यहाँ भी 3 है तो 3 को छोड़ा जाता, यानी कि यहाँ पर 1 भी आ जाता, 2, 3, 5, 7, 9 भी आ जाता और 11 भी आ जाता, तब इसका मान ये हो जाता। ठीक है भाई? तो ए यूनिवर्सल बी का मान क्या होगा? जो इसमें उभयनिष्ठ है, यानी कि जो कॉमन है। ये बात समझ गए होगे आप, इन दोनों का मतलब समझ गए होगे। ठीक है? तो आप अब अगर इस तरह से कुछ भी आएगा तो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ए यूनिवर्सल बी का पूछा, यूनिवर्सल बी मतलब उभयनिष्ठ इसमें कौन होंगे? तो देखो 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 इधर नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 आ जाएगा, 1 तो मेरे पास, ठीक है? दूसरा 7 आ जाएगा, ठीक है? और एक 5 आ जाएगा। तो यही मेरे उभयनिष्ठ है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस तरह से दिया हुआ है और ये इसका मान बताना है क्या होगा। मैंने बता रखा है कि तब भी इस स्थिति में कभी भी ये खाली मिले तो यहाँ पर 2 ज़रूर कर लेना है हमें, ठीक है? लेकिन ऑलरेडी 2 हमारे पास हैं यहाँ मौजूद। 2 अगर हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो हम इसको फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर ला सकते हैं। तो फैक्टर क्या होंगे भई इसके? 84 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने पर 19 आ जाए। तो इसके क्या होने चाहिए भई? फैक्टर क्या होने चाहिए? 12 और 7 होने चाहिए। 12 और 7 जुड़ करके 19 बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो मान होगा, तो √12 प्लस का √7 का होल स्क्वायर का हो जाएगा इस पूरे का, इस रूट को छोड़ करके। ये रूट रहेगा भी यहाँ पर मौजूद, ठीक है भई? इस पूरे का मान ये हो जाएगा। मैं इसको ओपनली भी बता सकता हूँ खोल करके, लेकिन ये भी समय की थोड़ी-सी समय का अभाव है, तो इतना ही समझो कि यहाँ पर इस तरह से अगर आएगा तो इस तरह से करेंगे यहाँ पर। कुछ भी हो बस इस तरह से टुकड़े करने हैं उनके, टुकड़े कर करके दोनों को रोड में रख देना है। अगर यहाँ माइनस होगा तो इसमें हम माइनस कर देना है बस, ठीक है? इतना करना है। बाकी अगर पूरा अगर करके बताऊँगा तो वो क्लास अलग की बात है वो, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है तो इतना ही समझो यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे मैंने अभी ये लिखा था यहाँ पर, इस तरह से अगर मैं लिख दूँगा तो इससे रूट से जो है ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास केवल √12 प्लस √7 बचेगा, जो कि इस माइनस √7 यानी कि -7 √7 से इसको खत्म कर देगा यहाँ पर। ठीक है भई? इतना समझ गए होगे, रखूँगा इसको, तो मेरे पास आएगा 4 माइनस का √7 और प्लस में बचेगा मेरे पास √12 और √7। ठीक है भई? यही बचेगा यहाँ पर, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और देखो 7 से 7 भी खत्म हो रहा है यहाँ पर। 7 से 7 खत्म हो जाएगा तो मेरे पास जो बचेगा, केवल मेरे पास बचेगा इस समय पे और यहाँ पर 4 प्लस √12। ये बात समझ में आ गई? अब मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये एक बात कही थी कि यहाँ पर मुझे 2 हर हाल में चाहिए यहाँ पर ये। ये जो 2 है ये मुझे चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर तो है नहीं 2, तो मैं 2 कैसे लेके आऊँगा यहाँ पर? देखो √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? √12 को क्या लिख सकते हैं भई? इसको लिख सकते हैं हम 2√3। कैसे लिख सकते हैं 2√3? क्योंकि इसकी जो अंदर गुणा होगी 4 गुणा 3, इस तरह से ले सकते हैं हम अंदर इसमें। 4 गुणा 3 ले सकते हैं। अब ये 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें से ये किसका पूर्ण वर्ग है उसको ही बाहर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भई? किसका? 2 का तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 रह जाएगा अंदर। ये बात समझ गए? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ √4 प्लस का 2√3, इसको लिख सकता हूँ भई मैं। अब 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं, फिर से वही काम करना जो यहाँ पर किया था। 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर 4 आ जाए। तो क्या होगा भई? क्या बनेगा इसका? 1 प्लस का √3 का होल स्क्वायर ही तो बनेगा भई। 3 के और 1 की गुणा करूँगा तभी तो बनेगा, क्योंकि रूट को 1 में लिखूँगा तो वो तो √1 का मान 1 ही होता है यहाँ पर, ठीक है? ये आ जाएगा, इस रूट से रूट कट जाएगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा 1 प्लस √3 आएगा। यहाँ पर ये है कि 9 गेमों में ए ने 12, 3, 8, 4 और 1 के स्कोर के अंतर के साथ 5 गेम जीते, जबकि शेष 4 गेमों में से वो जो है -4, -1
2 और 3 इसके स्कोर के अंतर से हार गया। सभी 9 गेमों में ए का औसत स्कोर अंतर क्या है? ठीक है? ये अंतर पूछा है इसके स्कोर का, औसत स्कोर का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे। इनको सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाए 12 और 3 15 आ जाएगा, 15 और 28 आ जाएगा यहाँ पर सारा जुड़ के, ये 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और इसमें से ये माइनस में आएगा सब जुड़ के, तो इसको घटा देंगे। 4 और 1 5, 5 और 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर केवल 18 बचेगा। ठीक है भाई? यानी कि स्कोर जो अंतर स्कोर है टोटल वो 18 है। और हैं कितने स्कोर ये? 1 2 3, यानी कि ये 9 में से 1 2 3 4 5 और यानी कि 9 गेम है टोटल। यहाँ गिनने क्या है, 9 गेम है टोटल यहाँ पर, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको देखूंगा तो 9 दूनी 18, तो जो औसत स्कोर का अंतर है वो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है तो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी निश्चित राशि पर 17% जो वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 967 रुपए है। राशि बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर हम इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई? इसका फॉर्मूला ही मैंने बता रखा है, फॉर्मूला भी तो इसको सबको याद होगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे, यानी कि आर बटे 100 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। आर बटे 100 से कुल मिलाकर के दोनों का इनका अंतर आ जाएगा, लेकिन इससे हमें करना नहीं है। ठीक है? यहाँ पर इससे हमें करना नहीं है, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ठीक है? तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 17 की फ्रैक्शन क्या होती है, 17/100 होती है यहाँ पर। ठीक है? 2 साल का ब्याज चाहिए तो मैं इसको मान लूँगा कि जो धनराशि है वो 10,000 रुपए की है। धनराशि जो है वो 10,000 रुपए की है, बटे 17/100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? इससे मैं काटूँगा यहाँ पर तो ये 1700 आ जाएगा। ठीक है? 1700 गुणा 2 करूँगा 3400 आ जाएगा। हालाँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे इस वाले की। मैं इसको इससे काटूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा केवल, यहाँ इस पे इस बार काटूँगा तो 17 का वर्ग हो जाएगा 289। 289 गुणा 1 यानी कि ये 289 आ गया। यानी कि ये जो दूसरी लाइन होती है ना, ये यही इसका अंतर होती है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का। यानी कि इसका अंतर जो है 289 है। यानी कि 289 जो है वो क्या है, 967 का मान है यहाँ पर। 967 का मान है, मुझे निकालना 10,000 का मान। भाई यही तो निकालना है मुझे। तो यहाँ पर 289 का मतलब है 967। मतलब यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 3 बार अगर इसको काटता हूँ तो ये तो 867 जाता है। 3 बार अगर मैं इसको गुणा करूँगा तो 3 बार में 867 आएगा यहाँ पर ये केवल। ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको और तो से कट कट नहीं रहा है यहाँ पर ये, तो इसका मतलब मुझे कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, ये भाग करनी पड़ेगी, भाग कर लेंगे इसमें। ठीक है भाई? इसमें इसकी भाग कर देंगे 967 की 289 से। यहाँ पर इसको मैं अगर काटता हूँ 2 से 3 से काटता हूँ यहाँ पर तो ये 867 बार चला जाएगा ये। 867 यहाँ पर बच जाएगा 100। 100 यहाँ पर बच गया, पॉइंट लगाऊँगा, सी पर बढ़ा दूँगा। ये फिर से 3 बार कटेगा यहाँ पर। 867 बार चला जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है भाई? इसमें से इसको घटाऊँगा तो 3 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भी 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1, 133 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, इसी पर बढ़ा दूँगा 1330 आ जाएगा। एक बार और काटूँगा इसको, अब कितनी बार जा सकेगा, अब 4 बार चला जाएगा ये। और मुझे यहाँ पर भी देखना है कि वो 334 तो सभी में ही है स्टार्टिंग में यहाँ पर। अब इस 334 यानी कि कर गया, यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर अब मेरे पास जो है होगा, वो इसमें से कोई सा होगा। जो भी इसमें से आ गया वही मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? 3 5 34 तो कट गया यहाँ पर, 4 से इसको मैं करता हूँ तो 4 से गुणा करता हूँ, 4 9 36 का 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 अट्टे 32, 32 और 3 35 का 5 आ जाएगा और 4 दूनी 8 और 3 11 आ जाएगा। ठीक है? इसमें से इसको घटाता हूँ तो यहाँ पर 4 आ जाएगा ये। ठीक है? 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा और इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूँ यहाँ पर तो ये 12 बच रहा है। यहाँ पर कितना बचेगा, ये इधर से 10 आ गया तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा और इसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा। 1740 आ जाएगा यहाँ पर। 1740 लास्ट बार काटना है मुझे केवल यहाँ पर। लास्ट बार काटते ही मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे अब देखना 7 से 6 से या 8 से या 5 से किससे ये कटेगा। यहाँ पर 289 जो है कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी जो इसके पास तक पहुँच जाए यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ 5 बार, 5 अट्टे 40 और 5 दूनी 10, 4 14 कम रह रहा है। तो इसका मतलब 6 से लगभग-लगभग चला जाएगा ये। 6 से अगर मैं इसको काटता हूँ, भाई 6 से इसकी गुणा करता हूँ, गुणा करके देखते हैं, 6 नम 54 का 4 आ जाएगा और 6 अट्टे 48, 48 और 5 53 का 3 आ जाएगा और 6 दूनी 12 और 5 17 आ जाएगा। यानी कि 1734 इसके पास तक चला गया, यानी कि 6 बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर जो 1 का मान मेरे पास आया है, 1 का मान आया मेरे पास 3,346। ठीक है? 3.346, मुझे 10,000 का मान चाहिए। तो यानी कि 3 सिफर तो यहाँ से खत्म हो जाएँगे ये। इस पॉइंट से बचेगा मेरे पास केवल 3346 0। ठीक है? ये जो होगा वो राशि होगी जिस पर जो है 17% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का ब्याज जो है वो 967 है। ठीक है? तो कुल मिलाकर के इसमें ये कैलकुलेशन थी, तो आंसर कौन-सा होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है?
हालाँकि 1-2 तरीके और हैं इसके करने के, मैं उससे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिस है तो यहाँ पर इससे कर लेंगे। बाकी अगर क्लास की अगर बात हो, अगर पूरी तरह से अगर केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ाया जाए तो उसमें एक से एक-एक सवाल के 2-2 3 तरीके मैं बता सकता हूँ, हर सवाल के, ठीक है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर और y संख्याओं 24, 32 और 48 का एचसीएफ है, तो यहाँ पर x माइनस y की घात 3 का मान बताना है। अच्छा सवाल है। x सबसे छोटी संख्या है जिसे 19, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्या बचेगा भाई 4, 5 और 10 शेष बचना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस कितना भाई इनका सबका? यहाँ पर डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पे यानी कि 15-15 इनका डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर के मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? इनका मुझे एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 19 तो अभाज्य संख्या है तो 19 तो एक तरफ जाएगा ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 और 25 का एलसीएम होता है 100। तो इसका मतलब इनका एलसीएम जो है 1900 हो जाएगा भाई। इनका एलसीएम 1900 हो जाएगा क्या भाई? एलसीएम हो जाएगा इनका 1900, ठीक? यानी 1900 वो संख्या है जिसको मैं इनसे अगर भाग करता हूँ तो पूरा-पूरा कट जाएगा, ठीक है? पूरा-पूरा कट जाएगा। यानी 1900 एलसीएम आ गया तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो 15 है ना, इस 15 को घटाना पड़ेगा। इसमें से इसको मैं घटा दूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 1885 बच जाएगा। 1885 बच जाएगा भाई, इसको घटा दूँगा तो 1885 वो संख्या है 1885 वो संख्या है कि अगर मैं उसको 19 से भाग करता हूँ 19 से भाग करता हूँ तो 4 शेषफल बचेगा, 20 से भाग करता हूँ तो 5 शेषफल बचेगा, 25 से भाग करता हूँ तो 10 शेषफल बचेगा। ये 1885 वो संख्या है यहाँ पर, इसी की मुझे ज़रूरत थी यहाँ पर। 15-15 क्यों घटाया था? ठीक है, 15-15 इसलिए घटाया था क्योंकि यहाँ पर सब में 4, 5, 10 शेष बच रहा था अलग-अलग। तो मैंने सब इसमें से घटा करके सबका जो इसमें बराबर का डिफरेंस है वही घटा दिया है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पर 1885 इसका आ जाएगा x का मान। 1885 x का मान आ जाएगा। बोला है कि 24, 32 और 48 का एचसीएफ y है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई? एचसीएफ हो जाएगा इनका 8 या 24, 8 चौक 32, 8 से 48 और कुछ कैसे कट रहा है क्या? 16 से नहीं कट रहा है यानी कि 8 जो होगा इनका एचसीएफ आ जाएगा। यानी कि y का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा और x का मान जो हो जाएगा वो 1885 आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई? यहाँ पर पूछा है x माइनस का y स्क्वायर। x कितना है भाई? 1885 यहाँ पर और y की ई स्क्वायर नहीं है, घन है यहाँ पर। इसका घन कितना हो जाएगा? 64 अट्ठे 512 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 512 इसका घन हो जाएगा, यहाँ से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा भाई, यहाँ पर 7 आ जाएगा और 18 में से 5 जाएगा 13 बचेगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 1373 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? अब है क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए लौटता है यहाँ पर। यानी कि वो पैदल जा रहा है और कार से वापस लौट रहा है। पैदल जा रहा है, कार से वापस लौट रहा है तो उसको कितना समय लगता है? 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 8 घंटे 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 8 घंटे 30 मिनट को 8 से 1/2 लिख सकते हैं भाई। 2 अट्ठे 16 17/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 17/2 टोटल घंटे लगेंगे उसको आने में और जाने में पैदल से। एक तरफ पैदल और एक तरफ कार से। आगे बोला कि अगर वो दोनों तरफ कार से यात्रा करता है तो उसको 5 घंटे कम का समय लगता है। अगर वो दोनों तरफ कार से यात्रा करता है यानी कि इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ अगर कार से यात्रा कर रहा है वो, तो उसको 5 घंटे कम का समय लगता है यानी कि यहाँ से 5 घटा देंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 7/2 बचेगा यहाँ पर। कितनी बात समझ में आ गई भाई? कोई बात कोई दिक्कत यहाँ से? यानी कि यहाँ पर सी का मान जो आ जाएगा, सी का मान 7/4 आ जाएगा। तो भाई यहाँ से सी का मान 7/4 आ जाएगा भाई। यहाँ से मैं इस सी के मान को इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास केवल पी का मान आ जाएगा भाई। या मुझे ऐसा भी नहीं करना था तो मैं एक काम कर सकता था यहाँ पर, जैसे 2c का मान यहाँ पर 7/2 आ गया तो दोनों तरफ यहाँ पर 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 2p और प्लस 2c का मान आ जाएगा और बराबर में 17 बचेगा केवल। ये भी कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत भाई? यहाँ से कर दूंगा, यहाँ से इसमें से 17 में से 7/2 घटा दूंगा। अब मैं यहाँ से इसको घटा दूंगा, 2c से 2c कट जाएगा यानी कि 2p आ जाएगा यहाँ पर। और 2p का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 17 में से इसको घटाऊंगा, 17 माइनस का 7/2 यानी कि 17 दूनी 34, 34 में से अगर 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 27/2। ठीक है, 27/2 बचेगा भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने 2p इसलिए किया है पहले ये, क्योंकि मुझे दोनों तरफ पैदल से यात्रा करनी थी तो मुझे 2p का ही मान ऑलरेडी चाहिए था। मुझे 2p का मान मुझे चाहिए था तो 27/2 ये 2p का मान आ गया यहाँ पर। तो उसको इतने घंटे लगेंगे, कुल इतने घंटे लगेंगे। इसको मिनट में चेंज करना है तो इसको मैं कैसे करूँगा? यहाँ 13 आ जाएगा, 13 सही 1/2 आ जाएगा भाई। 13 से 1/2 लिख सकता हूँ इसको मैं 26 से इसको काटूंगा, 13 दूनी 26 और 1 बचेगा ऊपर यानी कि 13 से 1/2 घंटे आ जाएगा।
इसको मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 से कर दूंगा, 2 से इसको काट दूंगा, यानी कि 13 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा अभी इसको। 13 घंटे 30 मिनट का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल यहाँ पर यह है कि इस कोई व्यक्ति है समरथ, इसके पास धातु की एक ठोस गेंद है जिसका व्यास जो है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका जो व्यास है, तो व्यास है उसका 9 सेंटीमीटर का, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी? त्रिज्या का मान आ जाएगा उसका 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बोला कि वह इसे पिघलाता है और इस सामग्री का उपयोग करके एक ठोस बेलन बनाता है। इस बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है, यानी कि जो वो बेलन बनाता है इसका, तो बेलन का व्यास भी कितना है? 9 सेंटीमीटर का है। तो उसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? उसकी त्रिज्या भी 9/2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसका और इसका आयतन बराबर है, क्योंकि उसको पिघलाया तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यानी कि उसने धातु की गेंद को पिघला करके बेलन बना दिया, तो आयतन दोनों का बराबर है। ठीक है, आयतन अगर दोनों का बराबर, तो यहाँ पर पहले अगर मैं देखूँ तो ठोस गेंद का आयतन कितना होगा भाई? 4/3। 4/3 पाई। आर का मान तो सेम ही है यहाँ पर, आर दोनों बराबर है यहाँ पर। ठीक है, आर का मान यहाँ पर सेम है यहाँ पर, यानी कि इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 9 का घन कितना हो जाएगा भाई? 9 का घन हो जाएगा 729, और 2 का घन हो जाएगा 8 यहाँ पर। बराबर किसके बराबर है? बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 9×81/4 और गुणा एच। ठीक है, हाइट पूछनी थी, हाइट पूछी थी इसमें, तो हाइट का मान हमें निकालना है यहाँ पर। पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 से 2 भी कट जाएगा, यानी कि पाई से पाई तो ये कटेगा भाई यहाँ पर ये, और 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पर दो दो बार चला जाएगा। ठीक है, और 3 से इसको काटूंगा तो ये चला जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 आ जाएगा, 343 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि 200 दो दो सॉरी 243 आ जाएगा। 243 बटे यहाँ पर 2 भी बच रहा है, और 4 से काटा था मैंने। 2 से इसको काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा यहाँ पर। 81 से इसको काटूंगा तो 3 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, 3 बार चला जाएगा, और 2 से यहाँ गुणा कर दो तो एच का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एच का मान 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की 2 क्रमिक छूट देकर 953.7 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 10% का लाभ होता। वस्तु का कितने मूल्य बताना है, क्या होगा यहाँ पर? भाई यहाँ पर 2 छूट दी हुई है, एक 49% की है और दूसरी 75% की। यानी कि एमपी अगर मैं कह दूं कि 49% में 100 रुपए का एमपी है। ठीक है, एमपी 100 रुपए का है, क्योंकि 49% को अगर देखो तो ये कट नहीं रहा है यहाँ पर। 100 रुपए अगर एमपी है यहाँ पर, तो 51 रुपए एसपी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 49 रुपए की छूट दे दी है। 100 रुपए का एमपी हो जाएगा तो एसपी उसका हो जाएगा 51 रुपए का। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि 49% की छूट दे दी है उसने 100 रुपए पर, 51 रुपए का एसपी हो जाएगा। दूसरी ओर 75% दिया हुआ है यहाँ पर। 75% का फ्रैक्शन होती है 3/4, यानी कि अगर 4 रुपए का एमपी है, यानी कि मार्क प्राइस 4 रुपए का है, तो 3 रुपए की छूट दे दी, 1 रुपए में बेच दिया उन्होंने उसको। तो फाइनल एमपी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 400 आ जाएगा, और एसपी कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा केवल। ठीक है, 51 और 400 यहाँ पर। सवाल में बोला है कि इतने रुपए में बेचता है 953.7 में, यानी कि 51 का मान कितना आ जाएगा? 51 का मान आ जाएगा 953.7 यहाँ पर। ठीक है, 51 का मान ही आएगा तो 400 का मान क्या हो जाएगा भाई? 400 का मान 400/51 कर दूंगा यहाँ पर मैं। ठीक, 400/51 कर दूंगा यहाँ पर। 2 सिफर यहाँ पर है, यानी कि एक सिफर से एक पॉइंट तो खत्म हो जाएगा ये। ठीक, बचेगा 40 और 900, यानी कि ये बचेगा यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है? 51 से इसकी भाग करनी है। 51 3 से कट रहा है, तो हो सकता है ये भी 3 से कट रहा हो यहाँ पर। 3 से काट के देखता हूँ मैं यहाँ पर, तो 3 से काटूंगा तो 17 बार कटेगा यहाँ पर। 3 से इसको काटूंगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 आ जाएगा, बचेंगे 2, 3 सत्ते 21 और 3 9 27। ठीक है, इतनी बार कट जाएगा। 17 से 100 काटूंगा तो ये चला जाएगा मेरे पास यहाँ से, 17 ही कम 17 आ जाएगा यहाँ पर। बचेंगे यहाँ पर 14 बचेंगे। ठीक है, 14 147 हो जाएगा, और 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। 147 में से 136 जाएगा, तो यहाँ पर 7 4 11 बचेंगे, यानी कि 119। 17 सत्ते 119 हो जाएगा, यानी कि 187 बार पूरा पूरा कट जाएगा ये। गुणा करूंगा 40 से। अभी भी मुझे 40 से गुणा नहीं करनी है यहाँ पर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ से काटना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। तो यहाँ पर अभी भी मैं इसकी गुणा नहीं करूंगा, 187 गुणा 40 ही रहने दूंगा। हो सकता है आगे जाके कुछ मुझे कुछ आसान कैलकुलेशन मिल जाए। तो यहाँ पर दिया है कि 10% का लाभ अर्जित करता है वो, यानी कि कब? जब उसने कोई छूट नहीं दी होती, यानी कि ये जो है एमपी का मान आया है यहाँ पर। ये जो है एमपी का मान यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब अब उसने कोई छूट नहीं दी, यानी कि उसको जो बेचा है उसने इतने ही रुपए में बेचा है। उसने 187 गुणा 40 रुपए में ही उसने बेचा है उसको।
ठीक है, अगर इतने में बेचा तो सीपी का मान क्या होगा भाई? सीपी का मान क्या हो जाएगा? 187 गुणा 40 गुणा कितना आ जाएगा? 10% का लाभ है तो भाई 10 ऊपर आएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे यहाँ पर। 11 से इसको काटता हूँ, देखो अब मुझे गुणा नहीं करनी थी, देखो 11 से कट रहा है आराम से ये। तो 11 से 11 कम 11 आ जाएगा, एक बचेगा, 11 सत्ते 77 आ जाएगा। अब मुझे 17 की और 400 की गुणा करनी है बस, मेरा आंसर आ जाएगा 17 चौका 68 आ जाएगा, यानी कि 6800 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन ऊपर नहीं करनी होती, हो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन हमें ऊपर भी करनी, फिर ऊपर करने के बाद नीचे भी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो क्यों ना हम एक ही बार कैलकुलेशन करें यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 6800 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? कर लेंगे इस सवाल को। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल यह है 1372। यानी कि उनकी आयु का अनुपात 7 है और 4 है, यानी कि 7x और 4x है। यहाँ पर ये करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 7 चौक 28 हो जाएगा, 28x² हो जाएगा, इनकी गुणा करूंगा, यानी कि अगर इनकी गुणा की तो बात करें, इनका गुणनफल क्या हुआ? 1372। 1372 इनका गुणनफल दिया हुआ है। इसको इसको काटता हूँ मैं तो कितना? 7 7 से आराम से कटेगा ये 7 चौक 28, 4x² आ जाएगा, और ये 4 से काटूंगा, 7 से काटूंगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यानी कि 7 नम 63 और 7 छंग 42। 4 से काटूंगा, 4 चौक 16 और 4 नम 36, यानी कि x का मान यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, x का मान अगर 7 आ गया तो इनकी उम्र आ जाएगी 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, दोनों की उम्र यहाँ पर ये आ गई है। सवाल में पूछा है कि 8 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात, यानी कि 8 वर्ष के बाद ये 57 का हो जाएगा, 8 वर्ष के बाद ये 36 का हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटता हूँ तो 19 तो सभी में ही आ रहा है यहाँ पर 19, और ये आ जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, 3 से काटता हूँ तो 19 बार आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 20 रुपए की एमआरपी के साथ एक कैच कोला 300 मिली हाइपर मार्केट में 2 खरीदे एक मुफ्त पाए ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट में कितने प्रतिशत की छूट दे रही है? यानी कि केवल इसमें छूट की बात की गई है, इसमें किसी मूल्य उल्ले की बात नहीं की गई, तो इसका मतलब इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है, केवल मुझे छूट चाहिए यहाँ पर। भाई 2 खरीदे एक मुफ्त पाए में 1 की छूट दी जा रही है, कितने पर? 3 पे, क्योंकि 3 खरीदेगा ना तभी तो 1 की छूट जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा, गुणा 100 आ जाएगा, यही तो छूट है, तो इसका मान किसके बराबर होता? 33.33 के बराबर होता है यहाँ पर, 33.33% के। अगला क्वेश्चन रखा है कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के कोने से 2 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड काटे जाते हैं, बचे भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो भाई यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास एक वर्ग है, यहाँ पर ये ठीक, ये वर्ग हो जाएगा, इस वर्ग के कोने से इसकी 4 सेंटीमीटर की भुजा है, तिर्जाखंड काटे जाते हैं ये वाले, यहाँ से ये तिर्जाखंड होते हैं कोनों से ये। ठीक है, ये तिर्जाखंड काटे जाते हैं, तिर्जाखंड ये होते हैं, ये 2 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब इस तिर्जाखंड की जो त्रिज्या होगी वो 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इनके बीच में बना कोण कितना हो जाएगा? ये 60, ये कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे। ये 90 किसके जो चारों कोणों का जो होता है कितना होता है? 360 का होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो ये कोण बनेगा 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा यहाँ पर ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम इसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है भाई। ठीक है, तो पाई का मान पाई रखेंगे अभी, आर का मान कितना है यहाँ पर? आर का मान हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, और थीटा का मान यहाँ पर 90 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 360। 360 यानी कि 4 नम 36 पूरा कर जाएगा, तो केवल पाई सेमी स्क्वायर आ जाएगा एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये एक त्रिज्याखंड क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई सेमी स्क्वायर। चारों का कितना हो जाएगा? चारों का हो जाएगा 4 पाई सेमी स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है भाई, 4 पाई सेमी स्क्वायर चारों का हो जाएगा। सवाल में पूछा है कि बचे भाग का क्षेत्रफल, ये जो बचा भाग का क्षेत्रफल है ये बताना है। तो टोटल में से इन चारों को क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बचे भाग का निकलेगा। टोटल का क्षेत्रफल कितना है? 4 चौक 16 है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 16 बाय इसका 4 पाई, ये आ जाएगा 16 माइनस का 4 पाई सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और है, इससे शायद किसी पिछले प्रैक्टिस सेट में एक चीज आई थी, उसमें शायद पेरिज्म था या प्रिज्म था या पिरामिड था, उसमें जो उसका जो आधार था, तो आधार जो समबाहु त्रिभुज था, मैंने उस तरह से बताया था कि इस तरह से ये मैंने डायरेक्टली कर दिया था उसको। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्टली कर दिया था, यानी कि मैंने उसकी जो है 180 डिग्री भुजा ले ली थी। वो कैसे ली थी मैंने यहाँ पर? क्योंकि इसके जो तीनों कोणों का योग होता है ना, कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, तीनों कोणों का योग 60 डिग्री का होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 180 ले ली थी वहाँ पर। तो उसको अलग अलग भी इस तरह से कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को मैं बताना उसमें भूल गया था, क्योंकि एक सवाल के मैं 2 तरीके बता देता हूँ, तो वहाँ पर इस तरीके को भूल गया था। तो जो कि पहला तरीका मुझे लगा है तो वो समझ में नहीं आया होगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। उसको जैसे ये करा है ऐसे ही उसको कर सकते हैं वहाँ पर।
जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों भुजाओं का योग वो कोण जो होता है वो यानी कि 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में रुपए 52,000 की पूंजी निवेश की। 4 माह के बाद बी ने 39,000 की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर। देखो ध्यान से देखना है इस सवाल को। ए और बी दो व्यक्ति हैं यहाँ पर। इसमें एक ने लगाए 52,000 रुपए, 52,000। एक ने लगाए यहाँ पर, एक ने 52,000 रुपए लगाए यहाँ पर, एक ने लगाए यहाँ पर 39,000 रुपए। ठीक, बोला कि 4 माह के बाद शामिल हुआ था। कौन? बी जो है 4 माह के बाद शामिल हुआ था। इसका मतलब ये 12 महीने लगा रहा था और ये 4 महीने के बाद शामिल हुआ, तो ये 8 महीने लगा रहा था केवल। ठीक है, इसने 12 महीने के लिए पूंजी लगाई थी, इसने 8 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाई थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनका मैं रेशियो ले सकता हूँ। 3 सिफर से 3 सिफर तो कट जाएंगे और 13 से ये कट जाएगा। 13 तिया 39 और 13 चौका 52। ठीक है, कट जाएगा भाई यहाँ से ये इतना कट जाएगा। 4 से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48 और 3 अट्ठे 24। इतनी बात समझ आएगी। इनका रेशियो जो होगा वो इस अनुपात में बटेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं पहले। ठीक है, आगे आगे क्यों बढ़ना देखना है यहाँ पर। वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25%। भाई कुल लाभ का 25% चाहिए उसे, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 होता है तो इसका मतलब मुझे 1/4 इसमें से चाहिए, 1/4 चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं रेशियो लूंगा यहाँ पर 4 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो मैं 4 से न काट के मैं केवल 3 से काटूंगा। 3 से काटूंगा उसको, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24। मैं रेशियो ये वाला लूंगा यहाँ पर इस सवाल के लिए। ठीक है, रेशियो ये वाला लूंगा। हालांकि छोटा भी कर सकता हूँ, उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा अगर मैं इसको इस तरह से न लूँ तो। अब यहाँ पर 16 और 8 का इनका रेशियो आ गया जिसमें ये लाभ बांटेंगे। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो 100 मान के भी करा सकता हूँ कि मान लिया फिर अधिकतम मैक्सिमम बच्चों ने 100 मान के किया होगा। किसी ने अगर ये प्रैक्टिस सेट कर लिया होगा तो उसने यहाँ पर लाभ को 100 माना होगा। जहाँ तो मुझे लग रहा है 90% बच्चों ने 100 माना होगा, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमारे पास रेशियो है और रेशियो है तो हम 100 क्यों माने भाई। 100 मानने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसी कराऊंगा इसको। तो यहाँ पर 16 और 8 का उसमें ये इस रेशियो में इसको लाभ को बांटेंगे। सवाल में बोला है कि व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25%। ठीक है, ये कुल लाभ का 25% और उसके अलावा जो लाभ बचेगा उसमें से मिला करके 20,000 रुपये किसको दिया गया है? बी को दिया गया है। ये बात समझ गए आप? यानी कि जो कुल लाभ है, ये कुल लाभ कितना है यहाँ पर? 16 और 8 24 है। ठीक है, इसका 25% लेगा वो। इस वाले लाभ का 24 का 25% कितना हो जाएगा? 25 का मतलब होता है 1/4। इसलिए मैंने 3 से भाग किया था इसको, ताकि मेरा ये 4 से कट जाए। ठीक है, यानी कि 3 से काटूंगा 1/3 से, यानी कि सॉरी 1/4 से काटूंगा कि 25% है ना यहाँ पर। 4 छंग 24, यानी कि 6 रुपए तो इसको मिल गए 25%। उसके बाद कितने बचे भाई? यहाँ पर 18 रुपए बचे। यहाँ पर 18 रुपए बचे। इस 18 में से भी कितना लेगा भाई वो? इस 18 में भी से तो लेगा वो। इस 18 में से किस अनुपात में लेगा? इस 18 में से लेगा वो। इसको अब ले सकते हैं यहाँ पर। इस अनुपात में लेगा 8 दूनी 16, यानी कि बी को मिलेगा 1/3 यहाँ पर। 1/3 मिलेगा टोटल में से, यानी कि 3 छंग 18, 6 रुपए यहाँ से लेगा वो। 6 रुपए यहाँ से ले लेगा, यानी कि उसको कुल मिलाकर के 12 रुपए मिले। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि 6 रुपए तो मिल गए इसको 25%, यानी कि कुल लाभ का 25% मिल गए। बचा जो शेष लाभ होगा 18 जो बचेगा वो उसको वो इस अनुपात में बांटेंगे, 2:1 के अनुपात में बांटेंगे वो। उसमें से कितना मिलेगा? एक हिस्सा मिलेगा इस टोटल 3 में से, यानी कि 3 छंग 18 यहाँ पर ये मिल जाएगा इसको। ठीक है भाई, 3 छंग 18 उसको ये मिल जाएगा यहाँ से, यानी कि 6 रुपए मिल गए। यानी कि 12 का मान जो है यहाँ पर, 12 का मान किसके बराबर है? 20,000 के बराबर है। यानी कि 12 रुपए मिल गए, लेकिन उसको मिल रहे हैं 20,000। 12 का मान 20,000 है। टोटल लाभ कितना है? टोटल लाभ है 24। 24 का मान कितना हो जाएगा? 24 का मान हो जाएगा यहाँ पर 40,000। ठीक है भाई, 24 का मान 40,000, तो 12 का मान 2,000 है, तो 24 का मान 40,000 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो लाभ था वो 40,000 था। ए को कितना मिला? 20,000 इसको मिल गए। बचे कितने भी? ए को 20,000 मिले होंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? इस तरह से कर लेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि 3,90,625 पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से कर रहा है तो यहाँ पर टाइम जो होगा कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा यहाँ पर 4 साल का। ठीक, और दर जो हो जाएगी, आर का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 4% का हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। यहाँ पर 3,90,625 रुपये दिया हुआ है, 4% की दर है, तो मैं इसको 1/25 भी कर सकता हूँ। 4 का मान 1/25 होता है। ठीक है भाई,
4 का मान 1/25 होता है, तो धनराशि कितनी है? 3,90,000 रुपए। 3,90,625 रुपए। ठीक है, ये धनराशि है यहाँ पर। इसका 1/25 करना है 4 साल तक, यानी कि 4, 6, 4, 1 के अनुपात में इसको बाँटना है मुझे यहाँ पर। ठीक, 4 से 25 से पहली बार गुणा करूँगा, इसको कुल मिला के यहाँ कैलकुलेशन है थोड़ी-सी, ठीक है भई। 25 से उसको काटूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25 ही कम 25 आ जाएगा। बचेंगे यहाँ पर मेरे पास 14 बचेंगे, 140 आ जाएगा, 25 छक्का 150 यानी कि 25 पंजे 125 आ जाएगा, फिर से 15 बचेंगे, 25 छक्का 150 यानी कि 6 बचेंगे, 25 दूनी 50, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125 आ जाएगा। 25 से काटूँगा तो 4 से गुणा कर दूँगा, मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पर। इससे गुणा करूँगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10 आ जाएगा, और 4 छंग 24 और 1 25 आ जाएगा, और 4 पंजे 20, तो 22 का 2 आ जाएगा, और 4 एकम 4 और 2 6 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात आ गई। एक बार फिर से काटूँगा इसको, 25 से इसको काटूँगा तो यहाँ पर ये 25 छक्का 150, और बचेंगे यहाँ पर फिर से 6 बचेंगे, और 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, यानी कि इस बार करूँगा 6 से गुणा। इस बार 6 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 6 छंग 36, 36 और 1 37 आ जाएगा। ठीक है, 3750 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से करूँगा यहाँ पर गुणा इसकी, 25 से इसकी गुणा करूँगा तो यहाँ पर 25 ही बार जाएगा। इस बार गुणा करूँगा 4 से, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। एक बार फिर से काटूँगा 25 से, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करूँगा 1 से, तो 1 आ जाएगा। मुझे इसको जोड़ देना है बस, इसको जोड़ देना, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा यहाँ पर निकल कर के, यानी कि 62,500 तो 1 है, और 37 यानी कि इसको जोड़ूँगा तो लास्ट में 1 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है केवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और दूसरे तरीके भी बता सकता हूँ। ठीक है, ये तरीका वो होता है कि केवल इसमें इतना करना होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन पड़ती नहीं है, हालाँकि थोड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होती है वो ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित कार्य पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है यहाँ पर, यानी कि एक एक्स है, एक वाई है। कौन अधिक है यहाँ पर? एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक। 40% अधिक का मतलब होता है भाई 7/5। ठीक है, 40% का ये मतलब होता है, कर सकते हैं। तो यानी कि 7 कौन है भाई? एक्स वाई की तुलना में, देखिए 7 ये है और 5 ये है यहाँ पर। ठीक, कोई बात भाई, कोई दिक्कत। आगे बोला है कि और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है, यानी कि जेड जो है वाई की तुलना में, जेड वाई की तुलना में कम कुशल है। 40% कम का क्या मतलब? ये 40% अधिक का मतलब तो भाई कितना था? 7/5 था। ठीक है, और 40% कम का मतलब हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कैसे होगा? वो ऐसा होगा कि 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। 2 कम है तो कितना होगा? 3/5 होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर, और वाई, जेड वाई की तुलना में, तो इसका मतलब वाई कितना है भाई? वाई 5 हो जाएगा, जेड हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ से इन तीनों का रेशियो निकल सकता है भाई, यानी कि दोनों बराबर है यहाँ पर, ये वाई दोनों बराबर है, तो इनका जो रेशियो होगा यही आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई और जेड का जो रेशियो आएगा, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो आएगा ये यहाँ पर, ये 7, 5 और 3, ये तीनों का रेशियो आ चुका है यहाँ पर, ये तीनों का रेशियो आ गया। आगे बोला है कि एक साथ काम करने पर भी 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 7, 5, 12 और 3 15, यानी कि टोटल उनकी एफिशिएंसी 15 है यहाँ पर, और तीनों काम कितने दिनों में करते हैं? 21 दिनों में। तो ये टोटल काम भी आ जाएगा यहाँ पर 15 गुणा 21, ये टोटल काम भी आ जाएगा। आगे बोला है कि वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। वाई और जेड ने, यानी कि 5 3 8 हो जाएगी, और कितने दिन तक काम किया उन्होंने? 35 दिनों कर 35 दिनों तक, यानी कि अब मुझे इसकी गुणा करनी पड़ सकती है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि गुणा ना भी करके मैं भी फिर भी कर सकता हूँ यहाँ उसको। शेष काम निकालना है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 35 यहाँ पर आ जाएगा, और गुणा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से शेष काम निकालना है, तो यहाँ पर 7 तो कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, 7 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो 15 45 यहाँ पर आ जाएगा, 5 8 40 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बचा, 5 7 35, यानी कि अगर मैं इसको इसको गुणा ना भी करूँ तो यहाँ पर मैं 35 निकाल दिया है मैंने इसका, इसकी गुणा करूँगा, इसको घटाऊँगा तो 35 वही बच रहा है, 35 मेरे पास। कैसे किया मैंने? देखो मैं दोबारा बताता हूँ इसको। ठीक है, अगर समय बचाना तो ये काम इस तरीके सीखने पड़ेंगे। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 7 45 कैसे आया? यहाँ पर मुझे 21 और 35 दिख गया था, मुझे 21 और 35 दिखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पर 7 कॉमन है यहाँ पर, तो मैंने 7 इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। 15 ते 45 मैंने यहाँ रख दिया, 7 यहाँ पर भी कॉमन है, 7 यहाँ पर भी कॉमन था भाई, कहाँ गया ये? 7 यहाँ पर भी कॉमन था, तो 7 बाहर निकालो तो 5 अट्ठे 40 यहाँ पर बचेगा, 45 में से 40 जाएगा, 5 बचेगा, 5 सत्ते 35, तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास 35 आया है, ये जो मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर 35 आया है, ये यहाँ पर जो कुल मिलाकर के मेरे पास 35 आ गया अभी ये वाला 7 में से, तो ये इन्हीं की गुणा का अंतर है, यहाँ पर इन दोनों की गुणा का अंतर, यानी कि शेष काम 35 है मेरे पास। तो कार्य अकेले x द्वारा कितने दिनों में
पूरा किया जाएगा। 7 एफिशिएंसी है, 7 पंजे 35, 5 दिन में करेगा, 5 दिन हो जाएगा अब इसका, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 30 की पावर 3 की पावर 60 इसका औसत बताना है। ठीक है, इसका औसत बताना है। 3 की पावर 30 है, यानी कि औसत के लिए सबको जोड़ना पड़ता है भाई, और किससे भाग करनी पड़ती है, जितने टर्म होते हैं उतने से ही भाग करनी पड़ती है। 3 टर्म है, 3 से भाग कर दूंगा यहाँ पर मैं, यही औसत होता है भाई। यहाँ पर देखता हूँ तो 3 कॉमन है ऊपर, 3 की पावर 30 कॉमन है यहाँ पर। ठीक है भाई, हालांकि 30 की पावर 3 कॉमन ले रहा मैं यहाँ से 3 ही कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 3 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर कितना बचेगा, 3 की पावर 29 बचेगा यहाँ पर, 3 की पावर 59 बचेगा यहाँ पर, और 3 की पावर यहाँ पर 89 बचेगा। मैंने 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे 3 नीचे रखा हुआ था, 3 से मुझे काटना है इसको बस। ठीक है, 3 से 3 काट दूंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यानी कि डीएस, यूएस, बीओडब्ल्यू लिखेंगे सबसे पहले भाई। यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की किसकी चाल है, नाव की। नाव की चाल कितनी है, 5 आ जाएगी। धारा की चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की। ये दोनों आगे तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी मेरे पास 7.5 की, और ये हो जाएगी 2.5 की। ठीक है, ये 2.5 की हो जाएगी क्योंकि घट जाता है इसमें से ही। ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं यहाँ पर। आगे बोला है कि तो इसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक का समय लगता है यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर दूरी समान है तो हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा करेंगे, ऊपर इनकी चालों की यहाँ पर दोनों की गुणा आ जाएगी, नीचे इनका डिफरेंस आएगा। अगर उसको समय कम या अधिक लग रहा है तो 4 घंटे अधिक लग रहे हैं तो भी हम यहाँ पर अंतर रखेंगे, कम लग रहा है तो भी अंतर रखेंगे। लेकिन अगर टोटल समय लग रहा है कि टोटल 4 घंटे लगते हैं उनको इतनी दूरी तय करने में, तब हम यहाँ पर इनका योग रखते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस रखिए, डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ पर 5 का जाएगा डिफरेंस। ठीक है, 5 की डिफरेंस गुणा किससे करते हैं, समय से करते हैं। 4 घंटे का समय लगता है, दूरी बतानी है तो दूरी का मान निकल के आता है वो यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ से अगर इसको देखूं मैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 से इसको गुणा करूंगा, 25 चौक का 100 आ जाएगा, 25 चौक का 100 आएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, 10 से इसकी गुणा 75 आ जाएगा, 5 से इसकी भाग करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 पंजे 75। ठीक है, यानी कि 15 किलोमीटर की उसकी दूरी है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। वो जो दूरी है 15 किलोमीटर की है। कोई दिक्कत भी सवाल में कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन इसी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाजित होने के लिए वो 7 या 21 यानी कि 8 या 24, 8 से और 3 से विभाजित होनी चाहिए भाई, 8 से और 3 से। हालांकि 6 और 4 भी हैं यहाँ पर, 6 चौक 24, लेकिन 6 और 4 जो है सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या नहीं रखनी होती है, सहअभाज्य संख्या रखनी होती है। ठीक है भाई, ये सहभाज्य संख्या है दोनों एक दूसरे की, तो यहाँ पर 8 और 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 8 और 3 से विभाजित होने के लिए भाई ये तो 8 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 7 है, तो लास्ट में 7 है तो 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। 8 से विभाजित होने के लिए दूसरी शर्त यह है कि लास्ट के 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होने चाहिए, लास्ट से, लास्ट के। ठीक है, इसको देखता हूँ, आटी का माट आ जाएगा, आटी का माट आ जाएगा, ये भी हो रहा है। ठीक है, 8 से इसको देखता हूँ, 8 चौक 32, और यहाँ पर 7 आ रहा है, ये नहीं कट रहा तो ये भी नहीं कटेगा यहाँ से 8 से। ठीक है, इसको देखता हूँ यहाँ पर, 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी नहीं कटेगा, तो 8 से केवल ये वाली संख्या कट रही है। ठीक है, 8 से ये संख्या कट रही है, और 3 से देखता हूँ तो 8 से 14 और 3 17, 17 और 4 21 और 9 30, यानी कि 3 ये भी कट रही है 30 से भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 68 30 904, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। ये वृद्धि होती है क्रमिक तौर पर, यानी कि पहले वो 10 थी तो 11 हो गई, दूसरी बार वो 5% थी, 5% का मतलब होता है 20, 20 थी तो 21 हो गई, यानी कि 5% का मतलब होता है इसका 5% का 5/100, तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 थी तो 21 हो गई बढ़ करके। वो कैसे हो गई ये कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जैसे मैंने 5/100 रखा है यहाँ पर, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार, यानी कि पहले 20 थी तो एक बढ़ गई तो बढ़ करके 21 हो गई वो। 15% का मतलब होता है यहाँ पर 3/20, कैसे होता है, 15/100 करूंगा तो 5 थी 15 और 5 दूनी 10 रखूंगा, यानी कि 20 थी वो 3/23 हो गई वो। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि फाइनल जो थी वो, यानी कि जो टोटल कितनी थी, 4,000 थी वो, यानी कि पहले उस संख्या स्कूटर का मूल्य 4,000 रुपये था, बढ़ करके कितना होगा, इनकी मैं गुणा करूंगा यहाँ पर। तो कीमत में कुल वृद्धि का प्रतिशत बताना है कितना होगा यहाँ पर। भाई इसकी गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर 11 एकम 11 आ जाएगा, और 11 दूनी 22 और 23 आ जाएगा, इसकी गुणा करनी ही पड़ेगी यहाँ पर। 23 कम 23 आ जाएगा, 23 या 69, 69 और 2 यहाँ पर 71 आ जाएगा, और 23 दूनी 46, 46 और 7 आ जाएगा 53। ठीक है भाई,
यानी कि वो बढ़ करके कितनी हो गई थी, 53-13 हो गई थी बढ़ करके वो। ठीक है, 53-13 हो जाएगी बढ़ करके, यानी कि 4000 थी, 53-13 हो गई, यानी कि 1313 की वृद्धि हो गई उसमें। 1313 की वृद्धि हो गई कितने से, 4000 से। 4000 से वृद्धि हुई, और मैं 4000 को जब 100 से इसका परसेंट निकालूंगा तो दो सिफर कट जाएंगे, तो मुझे केवल यही रखना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, तो एक बार काटना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा ही जाएगा ये, यानी कि 3 चूक 1200। ठीक है, 3 बार तो यहाँ पर जाएगा ही जाएगा ये। ठीक है भाई, 1200 इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर, ये 3 बचेगा, और यहाँ पर ओ, 1 बच जाएगा, और एक 113 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 113 बचेगा ये, 113 यहाँ पर बचा। तो ये 40 से इसको कितनी बार कट रहा है भाई, 40 से कितनी बार कट जाएगा यहाँ से ये 40 से कट जाएगा भाई यहाँ पर ये 4 तिया 12, 3 बार तो ज़्यादा चला जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये 2 बार चला जाएगा यहाँ पर, 2 बार यानी कि 80 बार जाएगा यहाँ पर। 80 तो कितने बचेंगे यहाँ पर बचेंगे 23, यानी कि 32 सही 23, 23 बच रहे हैं, 33 बच रहे हैं यहाँ पर, 33 बचेंगे। ठीक है, 20 वो है, 13 ये हैं, तो 33 बचेंगे यहाँ पर। 33 बटे 32 सही 33 बटे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 32 सही 33 बटे 40 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 45 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। एक टैंक है ए, ये भरता है उसको 45 मिनट में। एक टैंक है बी, ये भरता है उसको 75 मिनट में। दूसरा टैंक है वो 2/3 भरे हुए भाग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। भाई 2/3 भाग को 20 मिनट में खाली करेगा तो पूरे को कितने में करेगा, 30 मिनट में। ठीक है, पूरे को 30 मिनट में खाली कर देगा भाई वो। ठीक है भाई, 2/3 को करता है वो 20 मिनट में। 2 से 2 20 बार जाएगा, यानी कि 3, ये 2 से काटूंगा 10 बार, यानी कि 30 घंटे में, 30 मिनट में, यहाँ मिनट की बात चल रही है, तो वो 30 मिनट में खाली कर देगा। तो यहाँ पर इन तीनों की एलसीएम ले सकता हूँ भाई मैं यहाँ पर। तीनों की एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इनका अलग अलग भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 45 रख सकता हूँ या 75 रख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 45 रख दिया पहले, 45 रखने के बाद मुझे यहाँ पे कितना रखना चाहिए, जो 30 भी कट जाए यहाँ पर। यानी कि मैं 2 से रखता हूँ तो 2 तो आ जाएगा यहाँ पर, 2 से गुणा करता हूँ यहाँ पर, 2 से भाग करता हूँ 15 को, 15 तिया 45, 2 तो आ जाएगा यहाँ पर। बचा 75, 75 को काटने के लिए मुझे अगर मैं 75 से को भाग करूँगा तो 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, यानी कि 5 दूनी 10। इसका मतलब यहाँ पर मुझे 5 चाहिए ही चाहिए यहाँ पर, 5 चाहिए क्योंकि 5 से इसको काटूँगा तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये एलसीएम आ चुका है मेरे पास। आप चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 45, 75 और 30, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भी। ठीक है, इसमें भी इतना ही समय लगता है जो उसमें समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं इस तरह से भी निकालने में। तो यहाँ पर अगर ये तरीका आ जाएगा तो फिर जल्दी से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 45, यानी कि यहाँ पर ये मेरा एलसीएम आ चुका है। 45 से इसको काटूंगा तो 10 बार जाएगा, ए की जो इफिशियंसी है 10 आ जाएगी भाई। ठीक, ए की इफिशियंसी 10 आ जाएगी। बी की कितनी आ जाएगी, 5 से काटूंगा 15 बार, और 15 ते 45, 6 आ जाएगी बी की, 6 बी की आ जाएगी। सी की कितनी आ जाएगी भाई, 5 दूनी 10, यानी कि 15 आ जाएगी सी की यहाँ पर। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी आ गई यहाँ पर। आगे बोला यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 3/5 भाग कितने समय में भरेगा। टोटल टैंक कितना है, 45 गुणा 10 है भाई टोटल। 3/5 भाग भरना है यहाँ पर, यानी कि 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 45 गुणा 6 हो जाएगा टोटल। टोटल नहीं, 3/5 भाग जो है 45 गुणा 6 आ जाएगा। इस भाग को तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो, तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 10 6 16 एक साथ भरेगा, और 15 एक साथ, 15 एक बार में खाली होगा, यानी कि एक बार में 1 यूनिट भरा जा रहा है, यानी कि 1 मिनट में 1 यूनिट भरा जा रहा है, बटे 1 आ जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन आंसर जो दिया हुआ घंटों में दिया हुआ है यहाँ पर, घंटों में दिया हुआ है, तो इसको हम बटे में 60 कर देंगे क्योंकि मिनट में आया था ये। 6 से 6 काटूंगा, यानी कि 4.5 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यह है कि दो मित्रों डेविड और अजय की मासिक आय 5-7 के अनुपात में है। ये डेविड है, ये अजय है, इसकी जो मासिक आय है, यानी कि इसकी आय, यानी कि आय को लिखता हूँ मैं यहाँ पर इनकम। इनकम जो है इसकी कितनी है, 5-7 के अनुपात में है, और इनमें से प्रत्येक 78,000 रुपये की बचत करता है, और इनके व्यय का अनुपात जो है वो 1:4 के अनुपात में है। 78,000 ये बचा रहा है भाई, और 78,000 ये बचा रहा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों बराबर रुपये बचा रहे हैं यहाँ पर। 4 पंजी 20 यहाँ पर आ जाएगा, 1 सत्ते 7 यहाँ पर आ जाएगा, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 13 का। ठीक है, इनमें कितना डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर 3 का डिफरेंस भी दोनों में, यहाँ पर 78 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 78,000 गुणा 3 यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पर ये। ठीक है भाई, यहाँ पर इनका डिफरेंस आ जाएगा। फिर दोनों की गुणा कर करके अगर मैं इसकी गुणा करूंगा और इसकी गुणा करूंगा
तो भाई उसके बाद जो मैं घटाऊंगा तो यही आएगा घटाने पर। मैंने इसको डायरेक्ट कैसे किया कि दोनों यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर इसको गुणा करूंगा, यहाँ पर दोनों कॉमन है, यहाँ पर 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, 3 गुणा 78,000 कर सकता हूँ। यानी कि 13 का मान जो है वो कितना है, 13 का मान है 78,000 गुणा 3। एक का मान कितना आ जाएगा भाई, एक का मान आ जाएगा 13 छंग 78, 6,000 गुणा 3 है 6 18 कर दूंगा सीधा। यानी कि एक का मान जो है वो 18,000 रुपये है। ठीक है, 18,000 एक का मान है कि सवाल में क्या पूछा है, डेबिट की मासिक आय। डेबिट की मासिक आय कौन सी है, ये है। 5 से गुणा कर दूंगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 90,000। अगला क्वेश्चन भी इसी में है यहाँ पर ये। ठीक है, इसमें कुल मिला करके क्या करना है, ये आसान सवाल है ये जो रखा हुआ है यहाँ पर। इसमें अगर मैं 10 से भाग करूंगा इसके तो 1203.9 आ जाएगा। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, जोड़ने के बाद ये 9 आ जाएगा। इसको जोड़ता हूँ 4, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 5 4 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 6 5 11 का 1 आ जाएगा, और 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, और 6 4 10 का 0 आ जाएगा, और 7 6 13 1 14 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसको 10 से भाग करूंगा तो 1203 आएगा यहाँ पर। पॉइंट मेरा यहाँ पर रहेगा, और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 0 ये आएगा, और इसके बाद 2 और 1, इसमें से इसको घटाना है, तो जोड़ना ही है सबको। खैर कुल मिला के इसमें तो प्लस का निशान है सारे। इसको जोड़ दूंगा तो 9 9 18 का 8 आ जाएगा यहाँ पर, 3 और 1 यहाँ पर 4 आ जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई, ये 6 5 11, यानी कि 4 5 9, इसका मान याद करना है, तो ये तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई इस सवाल में। यहाँ पर 6 5 9 आ जाएगा, और 6 4 11 का 1 आ जाएगा। यार ये तो सब ठीक है, फिर कैसे है ये, 3 और 1 4, और 3 और 1 4 1 5 होगा ना यहाँ पर, ये एक हासिल भी है ना। तो 9 9 18 का 8 आया है, 3 और 1 4 और 1 5 आ जाएगा यहाँ पर भाई, 3 और 1 4 यहाँ पर 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15,285। 15,285 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। आसान सवाल था, लेकिन मैं फिर भी इसमें गलती कर गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 13 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यह है। मिश्रण में 3 लीटर को 3 लीटर से बदल दिया जाता है, तो नए बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो भाई 13 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। भाई 13 लीटर का यहाँ पर मिश्रण है, इसमें जो अनुपात है वो 3 और 2 का है यहाँ पर। ठीक, 3:2 का है यहाँ पर अनुपात। आगे बोला यदि इस मिश्रण से 3 लीटर दूध को निकाल दिया जाता है, यानी कि निकाल करके 3 लीटर 3 लीटर दूध को, इसमें बोला है कि इस मिश्रण के 3 लीटर दूध को 3 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। ठीक, यानी कि जब मैं इसमें से 3 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो यहाँ पर 10 लीटर बचेगा, और जो 10 लीटर बचेगा उसमें भी रेशियो यही वाला रहेगा। ठीक है, जो निकाला गया है उसमें भी वही रेशियो है, जो बचा है उसमें भी वही रेशियो, बराबर रेशियो में रहेगा यहाँ पर। 3 5 का मान हो जाएगा 10, यानी कि 5 का मान 10 है तो 2 का मान 1 का मान 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें जो बचा हुआ है वो 6 और 4 के अनुपात में बचा हुआ है। ठीक है भाई, 6 और 4 के रूप में कौन है भाई, यहाँ पर दूध और पानी, यानी कि मिल्क है और ये वाटर है, 6 और 4 के अनुपात में है। और इसमें क्या किया था, 3 लीटर दूध डाल दिया गया था यहाँ पर, 3 लीटर दूध डाल दिया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना अनुपात हो जाएगा भाई, अब 9 का और 4 का, 9 का और 4 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इसमें 159 पद तक योगफल बताना है। समांतर श्रेणी है यहाँ पर ये, इसमें जो डिफरेंस है कितने का है, 5 का, यानी कि डी का मान तो यहाँ पर 5 है भाई। और प्रथम पद ए का मान कितना है, जो पहला पद है 267 है भाई, यहाँ पर 267। 159 पदों का योगफल क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 159/2, यानी कि इसका फॉर्मूला बताने की जरूरत तो है नहीं खैर, क्योंकि कई बार बता दिया जा चुका है। तो यहाँ पर 159/2 आ जाएगा, 2 गुणा ए आ जाएगा यहाँ पर 267, और प्लस का n माइनस का 1, यानी कि 158 आ जाएगा, और 158 गुणा डी का मान कितना है, 5 है यहाँ पर। इतना कर लेंगे, इस 2 की दोनों में गुणा कर देंगे अंदर, यहाँ पर 2 की अंदर गुणा कर देंगे, तो ये बचेगा मेरे पास 159, और अंदर बचेगा 267, क्योंकि 2 तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, और 2 सत्ते 14, 2 नम 18, और 5 यहाँ पर बचेगा। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई। 3 अट्ठे 24, और 3 नम 27, 3 से तो कट रहा है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर कुछ भी कॉमन बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉमन यहाँ पर कुछ नहीं बाहर आ रहा, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों की गुणा करके 159 से भी गुणा करनी पड़ेगी, सॉरी, इन दोनों को जोड़ करके 159 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट में इनका यूनिट डिजिट भी 8 है, तो इसमें पूरी पूरी गुणा करनी पड़ जाएगी यहाँ पर। तो आप इसकी गुणा कर सकते हैं, केवल इसमें इतनी गुणा रह गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। यहाँ पर अगर इसको मैं x मान लूँ और इसको f मान लूँ यहाँ पर, तो fx का मान चाहिए भाई मुझे। यहाँ पर fx का मान चाहिए, 5 एकम 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 15 क्या 45 आ जाएगा,
20 चौक 80 आ जाएगा, 25 दूनी 50, 30, 35 और 80। ठीक है, इसको मैं जोड़ दूँ, माध्य तो ज्ञात करना है इसमें। इसको मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर, तो जोड़ने के बाद आ जाएगा यहाँ पर ये 50 आ जाएगा। ठीक है, ये 50 आ जाएगा, 50 50 100 आ जाएगा यहाँ पर, 80 और 30 110 आ जाएगा, 80 आ जाएगा और 35 आ जाएगा। इसको मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 200 290 आ जाएगा, यानी कि 325 आ जाएगा। टोटल जो जोड़ करके आया 325 आया। इसका जोड़ योग कितना है? 4 4 8 8 2 10 और 10 4 14, 14 से मुझे भाग करनी है। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 325 को 14 से भाग करूंगा, आंसर आ जाएगा। और इसमें जो है ऑप्शन कट गए हैं यहाँ पर, तो इसको काट लेंगे। 14 दूनी 28 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 14 दूनी 28, बचेंगे 4 और 14 तिया 42, तो 23 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि दिया गया पाई ग्राफ वर्ष 2017 में मोबाइल कंपनी की कुल बिक्री को दर्शाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बताना है कि यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री बतानी कितने करोड़ थी। भाई 2017 में कुल बिक्री यानी कि 5000, 2017 का है यानी कि 100 का मान कितना है यहाँ पर, 100 का मान 5000 है, 100 का मान 5000 करोड़ है। तो बतानी वीवो कंपनी, वीवो कंपनी का है कितना है 6%। 100% का मान 5000 है तो 6% का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6% का मान हो जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, 300 करोड़। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 300 करोड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, सैमसंग तथा एप्पल की कुल बिक्री तथा वीवो की कुल बिक्री का अनुपात बताना। सैमसंग और एप्पल की, सैमसंग और एप्पल की कुल बिक्री तथा वीवो की कुल बिक्री। सैमसंग और एप्पल की कुल बिक्री कितनी है भाई, सैमसंग और एप्पल, सैमसंग ये रहा यहाँ पर और एप्पल कहाँ है, 18 18 18 36 है दोनों, 36% की इसकी बिक्री है। और वीवो की कुल बिक्री कितनी है, 6% की है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 छंग 36 आ जाएगा, 6 का अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही कि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 1000 करोड़ थी तो ओप्पो और वीवो की बिक्री का अंतर बताना। 2017 में कुल बिक्री यानी कि 100% का मान इस बार कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, यानी कि 1 का मान 1% का मान जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा भाई। किसका बोला है, ओप्पो और वीवो की बिक्री का अंतर। ओप्पो कौन है भाई, ओप्पो कहाँ है, ओप्पो तो यहाँ पर छुपा हुआ है, ये 7% है यहाँ पर दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, ये 7% है यहाँ पर, ये 7% है भाई, यहाँ पर 7% 6%, तो इनका अंतर जो है 1% का है, ओप्पो और वीवो का। ओप्पो और वीवो का 1% का है, तो 1 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, 10 करोड़ आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नोकिया की बिक्री को दर्शाने वाले भाग द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। नोकिया के द्वारा, नोकिया का कितना बना रहा है, 11%, यानी कि 100% का मान कितना है भाई, 100% का मान है 360 डिग्री। ठीक है, 100% का बराबर किसके बराबर है, 360 डिग्री के, क्योंकि ये 100% भी है और 360 डिग्री भी है ये। तो 100% का मान 360 डिग्री किसका बताना है भाई, नोकिया। नोकिया क्या है, 11%, 11 से गुणा कर दूंगा और 100 से भाग कर दूंगा, तो पॉइंट में आएगा भाई ये 11 छंग 66 और 11 तिया 33, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 39.6 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन भी इसी में ये 29वां, यदि एप्पल के फोन की कुल बिक्री 360 करोड़ थी, एप्पल कहाँ गया भाई, एप्पल 18%, 18% का मान कितना है भाई, 18% का मान है यहाँ पर 360 डिग्री, 1% का मान आ जाएगा यहाँ पर 18 दूनी 36 20 डिग्री, सॉरी 20 20 करोड़, यहाँ करोड़ की बात दे रखी है, तो 20 करोड़ बोला है कि वीवो फोन की कुल बिक्री। वीवो फोन की कितनी है, 6%, 6 से गुणा कर दूंगा, 6 दूनी 12, 120 करोड़ हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, तीन संख्याएं 5 7 9 के अनुपात में है। भाई तीन संख्याएं हैं ये 5 7 और 9 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो महत्तम समापवर्तक बताना है। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक वो होता है जो इनमें कॉमन होता है। ठीक है, और इनका एलसीएम निकालूं तो इन तीनों का गुणनफल गुणा करूंगा यहाँ पर, और महत्तम समापवर्तक से भी गुणा कर दूं मैं, महत्तम समापवर्तक से उन तीनों जो संख्याओं का अनुपात है उससे गुणा कर दूं तो एलसीएम आ जाएगा क्या भाई, एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 34,650, 34,650 इसका एलसीएम एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर ये। लेकिन मुझे यहाँ से एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान लाने के लिए मुझे सबसे यहाँ पर एक एक करके भाग करनी पड़ेगी। पहले 5 से करूँगा यहाँ पर, 5 सत्ते 35 तो जाएगा नहीं, 5 छंग 30, 5 नम 45 और 5 तिया 15, 5 से कट गया, 7 से काटूंगा 7 नम 63 और फिर से 6 बचेगा, 7 नम 63, 9 से काटूंगा तो 110 आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान जो है वो 110 है। सवाल में पूछा है महत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यहाँ पर एक्स ही है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल का अंतर बताना है कितना होगा। ठीक है,
मीटर पर सेकंड में बताना है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि इनकी दोनों की अलग-अलग करनी है यहाँ पर, अलग-अलग इनको मीटर पर सेकंड में बदलना है। भाई यहाँ से इनको अगर मैं देखूँ इनमें अंतर कितना है यहाँ पर, अंतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा का है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का इसमें अंतर है, इसी को ही बदल दूँगा ना मीटर पर सेकंड में मैं। इसी को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर दूँगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समय बचाना है, समय खराब नहीं करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक जल निकासी टाइल जो है वो 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है, आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 8 सेमी और 14 सेमी है। टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन बताना है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर बेलन है और आंतरिक और बाह्य व्यास दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर जो उसकी बात की गई है यहाँ पर, खोखले बेलन की यहाँ पर। ठीक है, खोखले बेलन की बात की गई है, यानी कि बेलन की छिन्नक की, ऐसा कह सकते हैं, छिन्नक की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक और बाह्य व्यास दिए हुए हैं। आंतरिक कितना है भाई, आंतरिक हो जाएगा यहाँ पर 4 सेमी की त्रिज्या हो जाएगी, और बाह्य कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या। दोनों त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पर, ये छोटा आर है, बड़ा आर है। बड़ा आर इसी चीज़ को बता रहा है कि बाहर की त्रिज्या है, बड़ी त्रिज्या है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसका जो आवश्यक मिट्टी का आयतन, यानी कि आवश्यक मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन कितना होता है भाई, इसका आयतन होता है, इसका बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच तो इसका आयतन होता है बेलन का। लेकिन अगर मुझे छिन्नक का आयतन निकालूँ इसके, तो यानी कि बाह्य और आंतरिक व्यास दोनों में दे रखे हैं, तो छिन्नक का अगर इसका आयतन निकालूँ, तो यहाँ पर पाई आर आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे इसका मान चाहिए यहाँ पर, इसका मान चाहिए यहाँ पर, और 42 सेमी लंबा है, यानी कि एच का मान भी दे रखा है यहाँ पर। तो 22/7 कर दूंगा भाई इसको मैं, 22/7 कर दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस का 4, 7 7 माइनस 4 मतलब 7 7 49 और 4 चौक 16। ठीक है, और गुणा पे यहाँ जाएगा एच, एच का मान कितना दे रखा है 42, एच का मान 42 दे रखा है। इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर 22/7 आ जाएगा, 22 7 से काट दूंगा, 7 छंग 42, 4 बार 6 बार कट जाएगा, 7 छंग 42 और 49 में से 16 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 33। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पर। कुल मिलाकर के इनकी गुणा करनी पड़ेगी, लास्ट में जो है देखो थोड़ा सा कुछ मिल सकता है, बस 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 आएगा। यूनिट डिजिट 6 आएगा तो मेरा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, कर लेंगे इसकी गुणा यहाँ पर। अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपये में उसकी मरम्मत पर खर्च किए। सीपी कितना हो जाएगा उसका, सीपी हो जाएगा 1200 रुपये में तो उसने खरीदा, और प्लस में उसने क्या किया 200 रुपये इस पर खर्च कर दिए, तो यानी कि टोटल उसको 1400 रुपये में पड़ गया। वो 1400 रुपये में उसको पड़ गया, वह मोबाइल को 1680 में बेच देता है। अब एसपी कितना है भाई उसका, एसपी है उसका 1680 रुपये का, यानी कि उसने कितना लाभ कमाया 280 रुपये का। 280 किस पर कमाया, 1400 पर। गुणा आ जाएगा 100, 2 सिफर से 2 सिफर कर देंगे, 14 दूनी 28, यानी कि 20%, ऑप्शन ए सी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी में है कि एक चाप की लंबाई जो है वो 12 सही 2/9 सेमी की है। 12 सही 2/9 सेमी की है चाप की लंबाई यहाँ पर। ठीक है, चाप की लंबाई, इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण की माप बतानी है। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर r बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई हो। ठीक है, मैंने अभी एक फॉर्मूला आया था इसमें, जो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। अगर जो चाप की बात करें, जो उसकी लंबाई क्या होती है भाई, उसकी लंबाई होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, ये मैं इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि इन चीज़ों की बार बार जरूरत पड़ती है। अगर मैं बीच बीच में बताऊंगा तो ये फिर ध्यान आ जाएंगे, याद रहेंगे, ये भूलेंगे नहीं इनको। ठीक है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर, मुझे इसकी जरूरत है। यहाँ पर एल का मान कितना दिया है 12 नम्मा 108, यानी कि 110/9 दिया हुआ है। 110/9 बराबर किसके है, 2 पाई आर थीटा के। यहाँ पर पाई का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पर 22/7 रखना पड़ेगा। आर का मान, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का मान 10 दिया हुआ है। और किसकी बात करनी है, थीटा का ही मान निकालना है यहाँ पर, इसका थीटा का मान निकालना है, कितना कोण इसने बनाया हुआ है। बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 360। ठीक है भाई, 360 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। 0 से 0 कट रहा है भाई, ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और कट रहा है कि, और कुछ कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और 9 चौक 36, 9 से 4 बार कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 बार, 2 से 2 बार कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, 2 से ये भी कट जाएगा यहाँ पर, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास थीटा बटे 7। 7 से इधर गुणा कर दूंगा, यानी कि थीटा का मान जो है वो 70 डिग्री का है। थीटा का मान 70 डिग्री का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर कर लेंगे इसका सवाल को। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही दिया हुआ है, इसको मिटा सकता हूँ मैं भाई अब। ये मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि 1200 रुपये की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर 1 माह में प्राप्त साधारण ब्याज। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे। ठीक है, करेंगे इसको क्वेश्चन को। ये 1200 जो है धनराशि है यहाँ पर, 1200 की धनराशि है, 3% मासिक है यहाँ पर, 3% मासिक है, वार्षिक चाहिए थी यहाँ पर ये। तो वार्षिक अगर 3% मासिक है तो वार्षिक कितनी हो जाएगी, 36% हो जाएगी। ठीक है भाई, 36% हो जाएगी। और ये परसेंट को मैं बटे में 100 लिखता हूँ यहाँ पर, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100। और यहाँ पर टाइम कितना है, 1 माह का। 1 माह का टाइम है तो इसको 1 वर्ष में करने के लिए 1/12 करूंगा भाई, कर सकते हैं इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से 12 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 36 रुपये का ब्याज आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था वैसे, लेकिन पता होना चाहिए, मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि यहाँ पर ये मासिक माह दिया होता, कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रम से इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी। ए करता है 5 दिन में, बी करता है 55 में, और ये करता है 66 में। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है यहाँ पर। इनका एलसीएम ले सकता हूँ भाई मैं, एलसीएम ले सकता हूँ यहाँ पर, यानी कि 55 रखूंगा यहाँ पर। तो मुझे 5 से तो कट रहा है यहाँ पर, 11 से काटने के लिए इसको, इससे 66 से काटने के लिए मुझे किस चीज़ से यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर 6 से गुणा करनी पड़ेगी। 6 से गुणा करूंगा तभी ये कटेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा भाई इसका। इसका एलसीएम आ गया यहाँ पर, 5 से 100 काटूंगा, ये 11 से 66 आ जाएगा यहाँ पर। 5 से 100 काटूंगा, 11 से 66, इसकी 66 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और इसकी कितनी आ जाएगी भाई, 6 नीचे 66 नीचे रहेगा, 11 पंजे 55, 5 इसकी आ जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी आ गई इनकी। अब बोला है कि 4 दिन के बाद वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। कौन, ए। सभी ने अगर एक साथ काम किया, 66 और 11, 66 और 11 77, यानी कि 77 काम वो एक दिन में कर रहे हैं भाई। और 4 दिन में कितना करेंगे, 4 दिन में इतना काम करेंगे वो। 4 दिन में टोटल काम कितना है भाई, 55 गुणा 6 है यहाँ पर टोटल काम। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा भाई, 77 गुणा 4 तो काम हो चुका है, टोटल काम कितना, तो 55 गुणा 6 है यहाँ पर। कितना काम शेष बच रहा, मैंने वही से बताया था, यहाँ पर दोनों ही गुणा करके घटा सकते हैं और डायरेक्टली भी घटा सकते हैं। दोनों में 11 कॉमन है, 11 कॉमन है तो 11 मेरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5, 5 छंग 30 आ जाएगा, 7 चौक 28 यहाँ पर बचेगा, यानी कि 11 दूनी 22, 22 जो है भाई वो शेष काम बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली गुणा करके भी घटा सकते हैं। टोटल काम जो बच रहा है अभी, यानी शेष काम जो बच रहा है 22 बच रहा है। ए ने काम छोड़ दिया है, ए ने काम छोड़ दिया है तो बचे कौन भाई, ये दोनों बचे, बी और सी। तो ये कितने दिन में करेंगे इस काम को, ये करेंगे 2 दिन में। 2 दिन में ये काम करेंगे और 2 दिन और 4 दिन जो है ए ने काम कर दिया था। यानी कि टोटल काम जो, अब सवाल में यही पूछा है ना, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये नहीं पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, इसमें पूछा है कि संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होगा। संपूर्ण काम होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो 2 भी था इसमें, तो 2 के से 2 मत लगा देना, क्योंकि 2 जो है वो शेष काम हो रहा था पूरा। लेकिन इसने पूछा है कि संपूर्ण कार्य 6 दिन में पूरा होगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इसमें इसको बिठा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है कि m का वह सबसे छोटा मान क्या होगा जिससे 5 अंकों वाली संख्या इसमें 11 से विभाज्य हो जाए। यानी कि 1m 8 x, ये जो है 11 से विभाजित होनी चाहिए। 11 से विभाजित होने के लिए इसके सम और विषम अंकों का योग का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए, या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि इसके विषम अंकों का योग कितना है, 1, 8 और 3, यानी कि 8 3 11 12 हो जाएगा। और सम का कितना है इसका, m+1। ठीक है, तो इसमें कितना है, m+1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो m की जगह मैं क्या रखूँ जो मेरा यहाँ पर ये 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो m की जगह मैं रखूंगा यहाँ पर, अगर मैं m की जगह 0 रख दूं भाई, m की जगह मैं 0 रख दूं तो 1 बचेगा, और 1 12 में से घटेगा तो 11 बचेगा, और 11 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब m का मान जो है मेरे पास वो 0 है। ठीक है भाई, m का मान मेरे पास 0 है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है, उसके पास अब भी 240 सेब बचते हैं। यानी कि 40% सेब बेच देता है तो उसके पास 60% सेब बचे भाई। अगर 100 मैंने टोटल मान लिए उसके पास, 100% टोटल मान लिए, तो 7% उसके पास बच रहे हैं। 60% का मान कितना है, 240। 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 4। 1% का मान यानी कि उसके पास जो है टोटल 400 सेब थे। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन निकला ये तो। ये दे रखा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी होगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या इस तरह से दिया हुआ, 3 की पावर 50,
4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20। ये इस तरह से दिया हुआ है भाई। यहाँ से अगर मैं देखूँ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ से इस 5 को ले लूँगा, 10 बाहर ही रहने दूंगा यहाँ पर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 और 10, ये 4 की पावर 4 और उसकी पावर 10, ये 5 की पावर 3 उसकी पावर 10 और 6 की पावर 2 इसकी पावर 10 ये लेकर आ सकता हूँ मैं यहाँ पर। इसको मैं 5 बार गुणा करूँगा, कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 243 आ जाएगा भाई। ठीक है, 243 की पावर 10 आ जाएगा ये। इसको मैं 4 बार गुणा करता हूँ, यानी कि 4 चौक 16, 16 का वर्ग हो जाएगा 256। ठीक है, 256 का पावर 10 आ जाएगी। ये 125 की पावर 10 आ जाएगी भाई यहाँ पर। 36 की पावर 10 आ जाएगी भाई यहाँ पर। कोई दिक्कत यहाँ पर? सवाल में पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, यानी कि ये वाली हो जाएगी, यानी कि 4 की पावर 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन इसमें ये रहा नीचे, इसमें आखिरी क्वेश्चन भी इसी में ही है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी के 4वें 7वें और 10वें पद ए बी सी है, तो ए बी सी के बीच संबंध बताना है, क्या होगा यहाँ पर? ठीक भाई, चौथा पद क्या होता है भाई? समान गुणोत्तर श्रेणी है यहाँ पर, तो चौथा पद कितना हो जाएगा इसका? ए आर की पावर 3 हो जाएगा भाई, बराबर कितना है? ए है। या मैं अगर ये ए है तो मैं इसको जो है ना, ये जो है ना, ये इसको मैं ए ना मान करके बड़ा ए कर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी ए है ना, तो एक से एक साथ लिखना है यहाँ पर, ये मैं ए कर लूंगा यहाँ पर इसको। कोई दिक्कत भाई? सातवां पद कितना हो जाएगा भाई? सातवां पद हो जाएगा ए आर की पावर 6। ए आर की पावर 6 का मान कितना है? बी। और 10वां पद हो जाएगा ए आर की पावर 9 का मान हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अब मैं इसमें क्या करूँगा, इस वाले को पहले पहले को दूसरे में भाग करूँगा और दूसरे को तीसरे में भाग करूँगा। कोई दिक्कत भाई? यानी कि ए, फिर से मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा ए आर की पावर 6 बटे ए आर की पावर 3 बटे यहाँ पर आ जाएगा बी बटे ए। ये कर सकता हूँ भाई, वही काम मैं इसमें कर दूंगा। ए आर की पावर 9 और ए आर की पावर 6 बराबर में ये आ जाएगा मेरे पास सी बटे बी। इतना मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं देखता हूँ ये 3 ऊपर जाकर के घट जाएगा भाई, यानी कि ये केवल कितना बचेगा? ए आर की पावर 3 बचेगा और बचेगा कितना? बी बटे ए। ये भी इतना बचेगा, ए आर की पावर 3 बटे सी बटे बी बराबर में। ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको लिख सकता हूँ मैं बी बटे ए बराबर का सी बटे बी, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा। बी स्क्वायर बटे ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसमें ये संबंध है। तो इस तरह से सवाल होगा, ट्रिक नहीं होती इन सवालों की। तो ये 40 क्वेश्चन थे इस सेट के।